प्रिय छात्र छात्राओं, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में बताया, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य आपने पढ़ा है, बिंदुसार का पिछले वीडियो में बताया। अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में भी हमने चर्चा की कि वो बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, फिर भी महत्वाकांक्षी होने के कारण और अमात्यों के सहयोग से अपने भाइयों को गृह युद्ध में संघर्ष में पराजित करके अशोक मौर्य गद्दी पर बैठने में सफल रहा। अशोक ने जो गद्दी पर बैठा, अशोक उसका समय है 273 ईसा पूर्व, लेकिन अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व, अर्थात 4 साल के अंतराल के बाद शायद जो उसको गद्दी पर बैठने के बाद जो अपने भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा और अपने राज्य को व्यवस्थित करने में उसको जो टाइम लगा, इस कारण शायद हो सकता है कि 4 साल का वक्त लग गया हो। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व और हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कलिंग युद्ध के कारण और उसका परिणाम और महत्व। तो अशोक ने गद्दी पर बैठने के बाद अपने पिता की साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति का ही अनुसरण किया और उसी के तहत अशोक ने सर्वप्रथम अपने जो 13वां शिला लेख है उसी में सबसे पहले उसी का जिक्र करता है, कलिंग युद्ध का। कलिंग का जो युद्ध था वो अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में हुआ था। 8 वर्ष पश्चात 8वें वर्ष में, यानी 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ और कलिंग का युद्ध न केवल मौर्य साम्राज्य, कलिंग के लिए, मगध के लिए, बल्कि संपूर्ण भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण और युगांतकारी और क्रांतिकारी घटना के रूप में जिसका जिक्र होता है, उल्लेख होता है और उसका महत्व है। कोई बड़ा भौगोलिक साम्राज्य या बड़ा भौगोलिक प्रदेश जीतना ये इस नजरिए से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये एक युगांतकारी घटना है जिसने एक इतिहास की धारा को बदलने का, एक सोच को बदलने का, नीति को बदलने का काम किया। और कलिंग की बात करते हैं तो कलिंग, जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी के तट पर महानदी और गोदावरी नदियों के मध्य स्थित क्षेत्र प्राचीन काल में कलिंग के नाम से जाना जाता था, जिसको आज हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं। तो जो कलिंग की बात करते हैं तो खारवेल का जो हाथी खुम्पा अभिलेख है 1वीं सदी ईस्वी का, उसमें ये उल्लेख मिलता है कि नंद राजा ने कलिंग को जीता था और कलिंग में नहरें निकलवाई थी, जनसंख्या जो गणना वगैरह, मतलब सीधी सी बात है कि नंद राजा ने कलिंग को जीत कर मगध में शामिल कर लिया था। तो प्रश्न उठता है कि कलिंग को दोबारा अशोक को जीतने की या आक्रमण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी जब कलिंग पहले से मगध का भाग था। इसका उत्तर शायद ये है कि जब या तो बिंदुसार के समय या बिंदुसार के शासन काल या उसकी मृत्यु के बाद जब मौर्य गद्दी पर अधिकार करने को लेकर जो बिंदुसार के पुत्रों में यानी अशोक और उसके भाइयों के मध्य जो संघर्ष चला, उस संघर्ष या अभियान या जो गृह युद्ध जो समय लगा, शायद उसी समय कलिंग ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी हो और वो मगध से अलग हो गया हो और कलिंग को जीतना अब अशोक के लिए अनिवार्य था कलिंग की स्वतंत्रता के बाद। जो इतिहासकार, यूनानी इतिहासकार विद्वान मेगास्थनीज कलिंग की शक्तिशाली सेना का उल्लेख करता है, उसके शासक की शक्तिशाली सेना का उल्लेख करता है और वो कहता है मेगास्थनीज के अनुसार कलिंग के राजा के पास 60,000 पैदल सेना, 1,000 घुड़सवार सेना और 700 हाथी थे। तो कलिंग
युद्ध के कारणों की हम चर्चा करेंगे। पहला कारण जो था वो था मौर्य शासकों की साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति। जैसा कि आपको ध्यान है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही मौर्य शासकों ने विस्तारवादी साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया, और जब गृह युद्ध या उत्तराधिकार युद्ध में जब लिप्तता देखी तो शायद कलिंग ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। अब जो मौर्य शासक थे उनके आंखों में ये कलिंग की स्वतंत्रता खटकती थी, इसलिए वो कलिंग को जीतना चाहते थे। दूसरा जो कारण था कलिंग की विजय का, वो दूसरा कारण था कलिंग की भौगोलिक स्थिति। आप जानते हैं कि जैसे वर्तमान उड़ीसा है, तो हम कलिंग की बात करते हैं, उसकी भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। वो बंगाल की पूर्वी तट पर स्थित था, बंगाल की खाड़ी के किनारे अवस्थित था। और जो मौर्य राज्य थे जो बंगाल में और आंध्र में स्थित थे, उनके बीच में पड़ता था, और बंगाल से जो व्यापारिक मार्ग दक्षिण जाते थे उनके मार्ग में पड़ता था। तो इसकी कलिंग की विशिष्ट भौगोलिक के कारण, स्थिति के कारण कलिंग मौर्य शासकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी था। इसलिए मौर्य शासक कलिंग को जीतना चाहते थे उसकी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण। रोमिला थापर लिखती हैं कि स्थल और समुद्र दोनों ही मार्गों में दक्षिण भारत जाने वाले प्रमुख मार्ग कलिंग के नियंत्रण में थे, और इसलिए यह आवश्यक हो गया था कि कलिंग को मौर्य साम्राज्य का भाग बनाया जाए। तीसरा जो कारण था कलिंग विजय का, कलिंग युद्ध का, वो था कलिंग का व्यापारिक महत्व। कलिंग एक ऐसी भौगोलिक स्थिति में स्थित था, और उसके जो तट थे, पूर्वी तट समुद्र के किनारे स्थित थे, जहां से स्थल और जल यानी सामुद्रिक व्यापार और स्थल व्यापार दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण था। और जो सामुद्रिक व्यापार था जो मध्य एशिया के साथ था, ये आपके श्रीलंका के साथ था, उनके जो बंदरगाह थे वो अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति में थे श्रीलंका और मध्य एशिया के देशों के साथ व्यापार करने के लिए। और जो बंगाल से मार्ग दक्षिण में व्यापार के जाते थे, उन व्यापारिक मार्गों पर भी महत्वपूर्ण भूमिका स्थिति में था। इसलिए व्यापारिक लाभ के लिए भी कलिंग उपयोगी था। और जितने ये जो आपके कई विद्वान हैं जिन्होंने कारण माना, जैसे बोंगार्ड लेविन, वो जो उनका ग्रंथ है मौर्यन इंडिया, वो लिखते हैं कि कलिंग युद्ध का एक प्रमुख कारण था उस कलिंग की भौगोलिक स्थिति और व्यापारिक महत्ता, जिसके कारण आर्य उसको व्यापारिक महत्व के कारण ये मौर्य उसको जीतना चाहते थे। चौथा कारण था कलिंग युद्ध का हस्ती सेना की अभिवृद्धि, यानी कलिंग में हाथी सेना का महत्व था, और उस समय युद्ध में हाथियों की प्रमुख भूमिका हुआ करती थी। तो कलिंग एक, आप जानते हैं कि जंगली और बड़े बड़े वनों का जो क्षेत्र है उनमें बहुतायत से कलिंग में हाथी पाए जाते थे, और कलिंग के पास भी एक विशाल जो हस्ती सेना थी। और उस समय युद्ध में हाथियों का विशेष महत्वपूर्ण स्थान था। जब जंगलों में, वनों में और उनसे रास्तों से, दुर्गम रास्तों से निकलते हुए युद्ध किया जाता था, तो उन स्थिति में उस समय में हाथी जो अपनी विशाल ऊंचाई के कारण महत्वपूर्ण स्थिति में थे, तो हाथियों की बहुलता के कारण, हाथियों को महत्व के कारण भी अशोक मौर्य हाथी प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए भी वो कलिंग को जीतना चाहते थे। उपर्युक्त सभी कारणों ने मिलकर कलिंग युद्ध हुआ। और कलिंग के युद्ध के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 261 ईसा पूर्व में अशोक के राज्याभिषेक के 261वें साल में, यानी 8वें वर्ष में ये युद्ध हुआ। और कलिंग युद्ध की हम बात करते हैं तो कलिंग और मौर्य सम्राट अशोक के मध्य जो कलिंग का युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व में, बहुत ही भीषण और बहुत ही रक्त रंजित युद्ध हम कह सकते हैं, जिसमें कलिंग के जो अशोक का 13वां शिलालेख है
उसमें इसकी भयावहता का उल्लेख मिलता है, जिसमें लिखा हुआ मिलता है कि 1 लाख लोग इस युद्ध में मारे गए, उससे भी ज़्यादा लोग युद्धजन्य जो बीमारियां थी, महामारी फैली, उससे मारे गए, 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। इस प्रकार युद्ध में भाग लेने वाले, नहीं लेने वाले, जिनके रिश्तेदार, किसी ने अपने रिश्तेदार परिवारजन को इस युद्ध में खोया था। तो कहने का तात्पर्य है कि जो कलिंग का युद्ध था वो भीषण युद्ध था, जिसमें लाखों की संख्या में लोग मारे गए, उससे ज़्यादा महामारी से मारे गए, अपंग हो गए, विकलांग हो गए। और युद्ध की भीषणता और रक्त रंजित स्थिति को देखकर सम्राट अशोक जब मैदान में जाता है और उसकी भीषणता उसको देखता है तो उसका हृदय व्याकुल हो जाता है। और उस अशोक ने सदैव के लिए जो युद्ध नीति थी, सैनिक नीति थी, शस्त्र विजय थी, उसको सदैव के लिए त्याग दिया। और उसने यह निश्चय किया कि जो सैनिक विजय है, शस्त्र विजय है, युद्ध विजय है, वो वास्तविक विजय नहीं है, बल्कि धर्म की विजय वास्तविक विजय है। इसलिए कलिंग युद्ध के बाद जो भीषण रक्तपात हुआ, उससे अशोक को आत्मग्लानि हुई, पश्चाताप हुआ और उसका हृदय परिवर्तित हो गया और उसने सदैव के लिए युद्ध बंद करने का निर्णय लिया। और अब जो आगे उसने अपने पुत्र पौत्र, अपने संतान को भी यही कहा कि शस्त्र विजय वास्तविक विजय नहीं है, बल्कि मानव के नैतिक, मानसिक, भौतिक कल्याण और उसके विकास के लिए प्रयास करना ही वास्तविक विजय है। अर्थात धर्म विजय की नीति, धर्म विजय ही वास्तविक विजय है। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी भी लिखते हैं कि जो मगध और मौर्य साम्राज्य का विस्तार जो बिंदुसार के अंग को जीतने के बाद हुआ था, अब वो दौर समाप्त हुआ और अब जो नया दौर प्रारंभ हुआ वो हुआ सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक उन्नति, शांति और प्रगति का समय। धन्यवाद।